रविंद्र सिंह जी नेता भारतीय जनता पार्टी के, आकाश जाधव जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी से, राकेश शुक्ला जी राजनीतिक विश्लेषक, संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक और परविंदर सेट्टी साहब राजनीतिक विश्लेषक, आप सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल अरविंद जी आपसे ही, कांग्रेस का रिएक्शन भी आपने सुना। जयराम रमेश ने कहा कि ये लोकतंत्र की हार है और तंत्र की जीत है। हरियाणा का नतीजा कांग्रेस स्वीकार नहीं कर रही है। देखिए, जयराम रमेश कांग्रेस के बहुत ही सीनियर लीडर हैं और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं सुन के। भारत में जो भी चुनाव होता है और जो परिणाम आते हैं, बड़े मन से राजनीतिक पार्टियां स्वीकार करती हैं, लेकिन जयराम रमेश का ये कहना कि ये नतीजे हमें स्वीकार नहीं है, एक तरह से अलोकतांत्रिक बयान है। एक ऐसा बयान वही पार्टी दे सकती है जिसका लोकतंत्र में भरोसा न हो। भारतीय जनता पार्टी तो जब 2 सीटें पाई थी लोकसभा के अंदर, तब भी हमने नहीं कहा था कि ये परिणाम हमें स्वीकार नहीं है। जनता का निर्णय हमेशा शिरोधार्य होता है, लेकिन दुर्भाग्य से गांधी नेहरू परिवार के लिए, चाहे लोकतंत्र हो या दूसरे नैतिक पैमाने हो, उसका पैमाना गांधी नेहरू परिवार है। इनके पक्ष में रिजल्ट आएगा तो लोकतंत्र की जीत होती है, और यदि इनके पक्ष में परिणाम नहीं आता है तो लोकतंत्र की हार हो जाती है। मैं बहुत आश्चर्यचकित हूं कि जम्मू कश्मीर में जयराम रमेश जी ने कहा कि अच्छा आशीर्वाद मिला है, और हरियाणा पे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए ईवीएम भी जिम्मेदार है। मुझे लगता है कि ये बहुत खतरनाक बयान है। कांग्रेस की दोहरी मानसिकता है और कांग्रेस को कोई एक लाइन लेना चाहिए, या तो उनका ईवीएम में विश्वास है तो कहे है तो सबको स्वीकारे, और नहीं विश्वास है तो हरियाणा के साथ फिर जम्मू कश्मीर को भी वो रिजेक्ट करें। लेकिन जहां उनकी जीत होती है, संविधान की विजय हो जाती है, लोकतंत्र की विजय हो जाती है, और जहां वो हारता आकाश यादव जी, ऐसा क्यों है? कड़वा कड़वा, थू थू, मीठा मीठा, गप गप क्यों हो रहा है? आकाश जी सर, आप सुन पा रहे हैं क्या? आकाश जी, मुझे एक बार अनम्यूट करिएगा आकाश जी। हाँ, बोलिए। चलिए ठीक है, हम इसको दुरुस्त कराने की कोशिश करते हैं। लेकिन राकेश जी से आप किस तरह से देख रहे हैं, खास करके जो कांग्रेस का स्टैंड है हरियाणा को लेकर? अप्रत्याशित नतीजे हैं, बिल्कुल हैं। कई सारे राजनीतिक विश्लेषकों को भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इस तरह से फाइट बैक करेगी, कॉन्टेस्ट करेगी और 50 का आंकड़ा जो है वो छू लेगी। लेकिन उसको स्वीकार न करना क्या जनादेश का अपमान नहीं है? देखिए, दोनों पक्षों को, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों को आत्मचिंतन करने की जरूरत है और इस सारे विषय की समीक्षा करने की जरूरत है। अब आप सोचेंगे कि भाजपा को क्यों? भाजपा को इसलिए कि भाजपा का पहली बार सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन दिया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो तमाम राज्यों में भले ही वो परिलक्षित ना हुआ हो, लेकिन हरियाणा में वो परिलक्षित हुआ है। वहाँ हम आज भी मानते हैं कि नायब सिंह सैनी जी वहाँ मुख्यमंत्री के रूप में उतना ज्यादा प्रभावी नहीं थे। उसके बाद 14 और 19 से भी ज्यादा सीटें हासिल करके भारतीय जनता पार्टी का वहां के मतदाताओं ने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में विश्वास आया है। जहां तक वो बुके बनाया गया था कांग्रेस की तरफ से, जाटों का एक प्रभावशाली वोट और दलितों को अपने साथ जोड़ने का एक जो प्रयास हुआ था, मुझे लगता है वो प्रयास कांग्रेस का बहुत ही ज्यादा नुकसानदेह रहा और कांग्रेस वहां पे बिल्कुल रसातल में चली गई। यानी कि जो एग्जिट पोल आया था और एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल में जमीन आसमान का अंतर है। जो 50 से 52 और 52 से 60 सीटें कांग्रेस को दी जा रही थी, भारतीय जनता पार्टी 50 के आसपास पहुंची है। इसका मतलब है कि हरियाणा में जो आम जन है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास में आ गया है। जम्मू कश्मीर की जहां तक बात है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा, लेकिन कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल निराशाजनक रहा। तो आप ये देखिए कि जो रीलॉन्च किया जाता है बार बार राहुल गांधी को, लोकसभा चुनाव के बाद फिर से लॉन्च किया गया उनको, और ये तरह से कि वो दलितों के एक बड़े मसीहा हैं, अब मुस्लिम समाज के बहुत बड़े हितचिंतक हैं। मुझे लगता है हरियाणा और जम्मू कश्मीर इन दोनों जगहों पर उनका ये रीलॉन्च फिर से फेल हुआ है। संजीव कौशिक जी, मैं लौटता हूं जी, एक बार ओपनिंग रिमार्क्स हो जाए सबके। संजीव कौशिक जी, 32 सीटों पर कॉन्टेस्ट किया था जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ने, 6 सीटें फिलहाल स्क्रीन पर दिख रही हैं, और हरियाणा में 89 सीटों में से 36 पर कांग्रेस पार्टी फिलहाल बढ़त, और जो जीत का मार्जिन है वो लगातार वो 2-4 सीटों का आसपास का आंकड़ा हम देख पा रहे हैं। क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर का जनादेश स्वीकार है इतने कम आंकड़े के बावजूद, और हरियाणा में एक अच्छी फाइट देने के बावजूद कांग्रेस जनादेश स्वीकार नहीं कर रही है?
देखिए, दोनों जगहों की स्थिति अलग अलग है। सच बात तो यह है कि 5 तारीख को हरियाणा में चुनाव होने के बाद में हमारी बात और आपकी बात तो छोड़ दे, भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का अंदेशा नहीं था कि जिस तरह से आज जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं वो उनके पक्ष में आएंगे। वो भी चौंक गए। हमारा चौंकना माने नहीं रखता, भारतीय जनता पार्टी के लोग चौंक गए। कल तक वो रक्षात्मक बात कर रहे थे और आज सुबह में 9:30 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं दिखाई दे रहे थे। जिस तरह से आंकड़े बढ़ते हुए टीवी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे थे, लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती हुई और कांग्रेस पार्टी आगे जाती हुई बिल्कुल सन्नाटा था। और कई जगहों पे तो उनके समर्थकों ने और जो पार्टी के नेता थे वो मान रहे थे कि कोई चूक रह गई, गलती रह गई। वो उस तरह की भाषा का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। लेकिन अचानक जिस तरह से बदले हुए परिस्थिति में एक आंकड़ा आया और उसके बाद में आधे घंटे में सारी चीज़ बदल गए, निश्चित तौर पे बहुत सारे लोगों को सोचने के लिए ये विवश कर दिया है। ऐसे तो जो बीजेपी का लोकसभा चुनाव का आंकड़ा था उसमें भी हमने किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बीजेपी 240 तक सिमट जाएगी, लेकिन बीजेपी ने उसको डिनाई नहीं किया आंकड़ा आने के बाद कि हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे या इसको खारिज करते हैं। सवाल ये है कि जो जनादेश आया है उसको स्वीकार नहीं करने का ऑप्शन कहां से आ जाता है? दूसरा कोई विकल्प आपके पास है नहीं। जनता ने जो वोट दिया उसे तो एक्सेप्ट करना ही होगा आपको। वही मैं कह रहा हूं। लेकिन कोई शक शुबा की यदि गुंजाइश है, कहीं कोई इस तरह की बात जहन में बैठी हुई है, ये बैठने के पीछे भी कारण ये है कि हमने देखा, लोकसभा में भी देखा, क्या जितने भी खबरिया चैनल हैं या प्राइवेट चैनल जितने भी हैं, उनका कोई ग्रेड नहीं है क्या? कितने चैनल अपने अपने स्तर पर अपने अपने लोगों को रख करके उन्होंने सर्वे कराया, तो फिर उनके सर्वे का कोई मतलब नहीं। सर, दो चीजें ना, अगर एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल हो जाते तो चुनाव आयोग की जरूरत नहीं पड़ती, फिर चैनल ही करते कि भैया आप विधायक बन जाइए, आप विधायक बन जाइए। एक अनुमान शुरू से पहला ये है कि जो भी सर्वे एजेंसी, जैसे हमारे चैनल सर्वे नहीं कराता, लेकिन इसके बावजूद एक पक्ष हो सकता है कि जो भी सर्वे एजेंसी करा रहा है उसकी कोई कंपल्शन नहीं है। मैं आपके पास पहुंचूंगा कि संजीव कौशिक जी ये फॉर्म है, लीजिए साइन करिए, बताइए किसको वोट देने वाले हैं, क्या मुद्दे आपके हैं। हो सकता है आप नहीं करेंगे, कोई एफिडेविट थोड़ी है वो। मैं तो आपकी जो जवाब है उसी पर डिपेंडेंट हूँ। एक पक्ष ये हो सकता है, तो उसे एग्जिट पोल को एग्जिट पोल ही माना जाएगा, एग्जैक्ट पोल नहीं माना जा सकता। ठीक है, लेकिन अभी तक हाँ, अगर किसी को लगता है तो सरकार या गाइडलाइन उस पर कोई बनाएगी तो वो फॉलो करेंगे लोग, जो भी होगा। लेकिन ये है कि वो एग्जैक्ट पोल नहीं है, इसीलिए तो चुनाव हो रहा है ना देश में। वो बात हम समझ ही रहे हैं। वो बात हम आपकी समझ रहे हैं। हाँ। लेकिन लगातार इतने बड़े उलटफेर के मुझे नहीं लगता कि इसीलिए मैंने एग्जांपल दिया कि बीजेपी वाला उलटफेर बहुत बड़ा था। ये तो तभी ये दिख रहा है कि कांग्रेस अभी 36 सीटों पर, ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस 15 या 11 पे दिख रही है। उस उलटफेर के बावजूद अगर बीजेपी ने स्वीकार किया जनादेश को, तो वही है कि लोकतंत्र की ताकत को आप खारिज मत करिए। दूसरा आप एग्जिट पोल के ऊपर सवाल उठाइए, आप जनता के जनादेश को स्वीकार करिए। हाँ, नहीं, मैंने कहा कि दूसरा कोई विकल्प तो बचता नहीं है आपके एग्जैक्टली। पास। चूंकि जनता ने अपनी मुहर लगा दी है और जिसके पक्ष में आंकड़े हैं, निश्चित तौर पे सरकार बनाने के लिए भागीदारी वही है और उसको ही हक मिलता है। लेकिन जो शक शुबा की बात है, यदि कांग्रेस पार्टी इस तरह की बात कर रही है तो उसके कई कारण हैं। उन कारणों के बारे में मैंने कहा कि हार होने के बाद में आप समीक्षा करेंगे और जीतने के बाद में कई गाथा गाएंगे आप। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में जीत गई। वो आंकड़ा देखिए आप, वो तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बदौलत आप सरकार में हिस्सेदार होंगे, वरना 32 पर 6 जीतना, नेशनल कॉन्फ्रेंस का अगर स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा बेहतर नहीं होता तो आज बीजेपी सरकार बनाने के आंकड़े पर गणित लगा रही होती है। आप ये भी सोचिए। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ। तो जम्मू कश्मीर की मैंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर की स्थिति अलग इसलिए थी कि जम्मू कश्मीर में कमोबेश वहाँ पे भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी पिछले 10 सालों से। नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बड़ा दल बनकर उभरा है जम्मू कश्मीर में, और जाहिर सी बात है कि एलजी की तरफ से उनको निमंत्रण मिलेगा, जो एक परंपरा रही है। और कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस मिला के 48 सीटों पर फिलहाल रुझानों में आगे दिख रहे हैं, जो बहुमत के लिए एक कारगर आंकड़ा साबित हो सकता है। लेकिन सेठी साहब, सबसे अहम सवाल यही, कहां चूक हुई कांग्रेस से दोनों राज्यों में? देखिए, जो कांग्रेस पार्टी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर है बिल्कुल अलग तरह के स्टेट्स हैं। हाँ। लेकिन जब हरियाणा का जो लॉस है कांग्रेस पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी और सारे टीवी चैनल और सारे एग्जिट पोल ये बता रहे थे कि हरियाणा के अंदर तो कांग्रेस पार्टी आएगी। एक जीती हुई स्टेट को हारने के लिए, हारने के बाद अब कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। देखिए, दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। सबसे पहली चीज है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टिकट्स थी उसके अंदर जो जातीय समीकरण पार्टी बैठा नहीं पाई। दूसरी, जो कार्यकर्ता है,
जो कार्यकर्ता जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी में मंडल की बात करें या पन्ना प्रमुख की बात करें, लेकिन यहाँ पे इनकी जो कमेटियां, चाहे जिला की कमेटियां थी, चाहे जो पन्ना प्रमुख की तरह कमेटियां थी, उनको बना नहीं पाए और उनको जो कार्यकर्ता को उस प्रकार का मान ये सम्मान बड़ी बात आप इसलिए मुझे लग रही है क्योंकि उदय भान अपना चुनाव हार गए। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हारना बड़ा होता है। पिछली बार बीजेपी के भी हारे थे, उनकी सीटें कम हुई थी, कांग्रेस की सीटें बढ़ी थी। इस बार वो रिफ्लेक्शन कांग्रेस में भी दिख रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूं कि देखो, आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ा लॉस है। हरियाणा जीता हुआ स्टेट हारने के बाद कांग्रेस पार्टी को आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। एक लैक ऑफ डिसिप्लिन पार्टी के अंदर और लैक ऑफ स्ट्रेटेजी एंड प्लानिंग, उसके लिए पार्टी को आत्ममंथन करके एक इस तरह के लोगों का एक ग्रुप जो है, जो पार्टी के डिसिप्लिन को, पार्टी के कार्यकर्ता के मॉरल को और पार्टी की स्ट्रेटेजी और प्लानिंग को करने के लिए पार्टी को इसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। और लोअर लेवल का कार्यकर्ता जो बिल्कुल जिस प्रकार पन्ना ये तो तब होगा ना जब आप स्वीकारेंगे कि हो गई गलती हमसे। नहीं, वो स्वीकारना तो पड़ेगा। डिनायल मोड में रहेंगे तो कैसे जनता होगा? का, देखिए, जनता का मैंडेट आपको स्वीकारना पड़ेगा। उसके साथ साथ आप भी एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे हैं। आपकी उस तरह से बड़ी बुरी हार नहीं है, आप एक रिस्पेक्टेबल नंबर पे हरियाणा के अंदर भी, और आप जीती हुई स्टेट हारे हैं। और इसके लिए आपको, जब आप जीती हुई स्टेट हारते हैं तो आपको आगे महाराष्ट्र का चुनाव हो या छत्तीसगढ़ का चुनाव हो, उसके लिए आपको दोबारा से आत्ममंथन और वहां जो सीटों का मार्जिन होगा, सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला होगा, उस पर भी असर पड़ेगा क्या, ये मैं जानना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले अरविंद जी, सवाल मेरा आपसे है, जम्मू कश्मीर के नतीजे आपके लिए बेस्ट जरूर हैं भाजपा के इतिहास के लिहाज से, लेकिन कश्मीर में जो एक आइसोलेशन होता है बीजेपी की पॉलिटिक्स के लिए, वो आज भी बरकरार है। हो सकता है वोट शेयर आपका पहले की तुलना में थोड़ा बढ़े, एक आपके प्रत्याशी थे वो लगभग 1000-1500 वोट से हारे जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद वो सीटों में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। कहां चूक हुई और क्या 370 का फैसला घाटी के लोग आज की तारीख में भी स्वीकार नहीं रहे, ये जनादेश रिफ्लेक्ट करता है? अरविंद जी, के बाद जो परिवर्तन आया है जम्मू कश्मीर में, वो सबने स्वीकार किया है। और जिस तरह से स्वतंत्र भारत में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुआ है, विगत 25-30 वर्षों में ये माहौल आपने देखा नहीं होगा। 370 हटाने के लिए जो लोग भारतीय जनता पार्टी को कोस रहे थे चुनाव के दौरान, वो भी खुली जीप पर बैठकर स्वतंत्रता पूर्वक अपना चुनाव प्रचार कर रहे थे। तो ये अपने आप में संकेत है कि 370 सफल रहा है। हाँ, कुछ कारण है कि हमने घाटी में, हमें भारतीय जनता पार्टी को जितना आशीर्वाद मिलना चाहिए, मैं सीधे सवाल आपसे पूछता हूं अरविंद, और हम मैं सीधे पूछता हूं, नहीं थे जी। ये मुस्लिम बहुल इलाकों में आपके लिए अभी भी पैठ बनाना बहुत ज्यादा दिक्कत है क्या? चाहे वो कश्मीर की बात कर लीजिए, और यहाँ मेवात में भी हम आप देख रहे हैं 2 मुस्लिम प्रत्याशी आपने उतारे। अभी एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं आया, लेकिन शायद जमानत बचाना भी उनके लिए मुश्किल हो गया था, क्योंकि फिरोजपुर झिरका से भी वो लगभग 60-70 हजार से लीड कर रहे थे, और दूसरी सीट जो है वहां से भी 50,000 से ऊपर का मार्जिन था। मुस्लिम बहुल इलाकों में बीजेपी अभी भी अनटचेबल है क्या? देखिए, हम अपना काम करते जा रहे हैं। आपने देखा होगा घाटी में एक सीट पर हम 1500-1400 वोट से हारे हैं। इसका मतलब वहां हमें वोट मिला है, ऐसा नहीं है नहीं मिला है। हम ये धार्मिक चश्मे से चीजों को नहीं देखते हैं। कहीं कमी रही होगी तो आप फिर नहीं हम देख और रहे, लेकिन काम वोटर करेंगे। देख रहा है क्या? वही सवाल मैं पूछ रहा हूं कि आखिर वो रिफ्लेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? पहले लगातार सवाल उठता था कि बीजेपी मौका नहीं दे रही, मुस्लिम प्रत्याशी नहीं उतार रही है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। इस बार मौका देके भी आपने देखा। देखिए, हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है और समर्थन बढ़ रहा है, तो इस तरह की मैं बात नहीं करूंगा। हम आगे जा रहे हैं, आगे जाएंगे, लेकिन साथ में जम्मू भी तो है जहां पे हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और सीट भी हमारी बढ़ी है। तो ठीक है, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 7 दिन काम करने वाली पार्टी है। हम हमेशा मंथन करते रहते हैं और कमियों को दूर करने का प्रयास करते रहते हैं। अभी कांग्रेस के बारे में एक बात हो रही थी, मुझे 30 सेकंड दे दीजिएगा, मैं बात बोलिए। समाप्त कर लूंगा। वहां कहा जा रहा था कि कमेटी बनाना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए। गालिब का शेर है, गालिब के नाम से लोग कहते हैं कि गालिब ताउम्र एक ही भूल करता रहा, धूल थी चेहरे पे, आईना साफ करता रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोई परिवर्तन की जरूरत है तो उसके लीडरशिप राहुल गांधी को परिवर्तित करना चाहिए, क्योंकि ये इनके नेतृत्व में जितनी बड़ी हार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हुई है, 140 वर्षों के इतिहास में कांग्रेस की ऐसी दुर्गति नहीं हुई है। लगातार तीन लोकसभा सीट हारने के बाद 100 का आंकड़ा भी ये नहीं छू पाते हैं। और राज्यों की स्थिति देख लीजिए, केवल 3 राज्य इनके पास इस समय है, वो कर्नाटक है,
तेलंगाना है और हिमाचल है, और तीनों की आप दुर्गति ठीक है, देख ठीक लीजिए। है, मैं अरविंद जी तो मैं लौटता तो हूं, कांग्रेस मैं के लौटता हूं, मित्रों थोड़ा से सा, कहूंगा ठीक, कि ठीक। यदि परिवर्तन करना हो हाँ, तो लीडरशिप में परिवर्तन करिए। बाकी राकेश शुक्ला जी, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कोई इस दोष नहीं है। नतीजे का आने वाले वक्त में असर क्या पड़ेगा, खास करके महाराष्ट्र में और झारखंड में, क्योंकि प्रियंका चतुर्वेदी ने एक तरह से जो रिएक्शन दिया है कि जहां कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई होती है वहां कांग्रेस के लिए दिक्कत हो जाती है। देखिए, स्वाभाविक तौर पे जो दो राज्यों में अभी चुनाव होना है वहां कांग्रेस इन दो राज्यों में चुनाव हार के, मतलब मैं गठबंधन की बात ना करूं तो जम्मू में भी मैं फिर से कहूंगा कोई खास प्रदर्शन 32 नहीं में था। से 6 सीटें जीतना मतलब बहुत कामयाबी वाली तस्वीर कांग्रेस खुद भी नहीं मान रही होगी। मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि दोनों राज्यों में चुनाव हारने के बाद अब कांग्रेस के पास कोई रास्ता नहीं बचा है और अब उसे क्षेत्रीय दलों के भरोसे रहना पड़ेगा और क्षेत्रीय दलों से उसको गठबंधन के तहत जो भी सीटें मिलेंगी उन सीटों पे उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। इसके अलावा अब कांग्रेस को, जो कांग्रेस आगे चढ़ के उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकारता नहीं दे रही थी, उस कांग्रेस को कहीं ना कहीं अब हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे, शरद पवार जैसे नेताओं के हाँ में हाँ मिलाने के लिए विवश होना पड़ेगा। ठीक है संजीव कौशिक जी, अगर आप वो मुस्लिम वाले फैक्टर पर को जोड़ना चाहें, और साथ ही अहम सवाल ये भी है कि जम्मू में कांग्रेस फाइट कर सकती थी, इस पर भी कम से कम अगर कांग्रेस जीत की बधाई दे रही है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कर रही है, इस पर भी आत्ममंथन की जरूरत नहीं है क्या? नहीं, देखिए, चूंकि दोनों पार्टी पहले से गठबंधन करके वो चुनाव लड़ रही थी, इसलिए ये कहना उचित नहीं है कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी हार रही है या कम सीटों पे है। हाँ, निश्चित तौर पे वो आत्ममंथन करेगी कि हमारी सीटें जितनी मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली, लेकिन 32 में से 6 का स्ट्राइक रेट कहाँ ठीक है बताइए? ठीक है, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन की सरकार तो बन रही है ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि गठबंधन मायने रखता है और कई जगहों पे हो सकता है कि यदि कांग्रेस पार्टी आकाश जी हमारे साथ जुड़ गए, उन्हीं से ये सवाल ले लेते हैं। आकाश जी, आखिर ऐसा क्या है कि जम्मू कश्मीर का जनादेश आपको स्वीकार है, वहां 6 सीटें आपकी आई, 32 आपने फाइट की, हरियाणा में इतनी बेहतर प्रदर्शन के बावजूद आपको यहाँ का जनादेश स्वीकार नहीं है? देखिए, चुनाव तंत्र में भाजपा माहिर रही है हमेशा से, ये हम नम्रता से स्वीकारते हैं और हमारी हरियाणा की हार को भी स्वीकारते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये सब बातें क्यों उठी। जब कांग्रेस के मतलब एग्जिट पोल हो, पूरे जितने भी चैनल्स हो, सब बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी हरियाणा में एक स्पष्ट बहुमत बना, प्रचंड बहुमत से जीत रही है। और उसके बाद जब बैलेट पेपर और पोस्टल बैलेट की बात हुई तब कांग्रेस 62 तक पहुंच गई थी। और जैसा ही ईवीएम का ये हुआ, का आगाज हुआ, ईवीएम खोले गए, उसके बाद कांग्रेस एक स्टक डाउन हो गई कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं ईसीआई के माध्यम से भी स्लो डाउन कर दिया गया उनकी वेबसाइट को। हमारे जितने भी प्रत्याशी थे उनके तरफ से कंप्लेंट्स एआईसीसी में आने। सर देखिए, दो चीजें हो सकती है। एक तो इलेक्शन कमीशन ने खुद उसको लेकर सफाई दी, दूसरा ये कि ये रहा ही है हर चुनाव में। आपने भी बहुत सारे चुनाव देखे होंगे और छोटे से करियर में मैंने बहुत सारे चुनाव देख लिए। इलेक्शन कमीशन का डेटा बाद में ही अपलोड होता है, हमारे रिपोर्टर्स पहले दे देते हैं हमको, और जो पोलिंग एजेंट्स होते हैं पार्टियों के, उनके पास भी पहले ही आ जाता है। इसमें कुछ नया नहीं हुआ इस चुनाव में, ये हर चुनाव में होता है। दूसरा ये पैटर्न भी हर चुनाव में देखा गया कि जो सरकारी वोटर होता है वो आमतौर पर कई ऐसे मुद्दे थे, चाहे वो ओल्ड पेंशन स्कीम हो या कुछ मुद्दों को लेकर बीजेपी से नाराजगी भी थी, अरविंद जी स्वीकारें ना स्वीकारें, लेकिन पोस्टल बैलेट्स की काउंटिंग में मोस्ट ऑफ द इलेक्शंस में अगर आप देखेंगे आंकड़ा उठाकर कि शुरुआती दौर में अपोजिशन की पार्टीज को फायदा मिला। यहां तक कि यूपी में भी जब विधानसभा चुनाव 2022 हुआ था, मुझे याद है, और उसके बाद के भी कई चुनाव में पोस्टल बैलेट्स में विपक्ष को एक बड़ा एज रहा है। वही रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसमें नया क्या है? नहीं, इसमें देखो, समीक्षा करना कांग्रेस को जरूरी है, ये बात मैं कबूल करता हूं। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो तंत्र मंत्र यंत्र भाजपा का रहा है वो एक माइक्रो मैनेजमेंट करके चुनाव जीतती है। चुनावी तंत्र को समझना कांग्रेस को जरूरत है। मैं कांग्रेस का प्रवक्ता बोल के नहीं, एक एनालिटिक बोल के भी ये देख रहा हूं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कम पड़ रही है ये तंत्र को समझने में। ये चुनावी तंत्र को जब तक आप चुनाव के तरीके से नहीं लड़ेंगे, इसके अंदर पूरी तरीके से आप एक एक छोटी लेवल पे मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तब तक जीत आप देखिए। आज हरियाणा लोग जिताना चाहते थे, कहीं ना कहीं हम कम पड़ गए। ये बात ये एक बड़ा पॉइंट है। इसी से जादव जी हम वापस लौटेंगे कि क्या इलेक्शन मैकेनिज्म से बीजेपी जो है वो कांग्रेस से जीत गई है? जनता के अंदर नाराजगी थी, उसके बावजूद कांग्रेस उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाई। यहां पर एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर डालेंगे, उसके बाद वापस इसी सिरे से चर्चा शुरू करेंगे। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सह प्रायोजक है हाउस ऑफ संसा,
Make your diamond dream come true with Sansa's lab-grown diamonds, gems and polki. JIS Group, educational initiatives, education beyond ordinary. हरियाणा में बीजेपी बड़ी जीत की ओर अग्रसर। गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री के तौर पर दी गई बधाई। आज दिल्ली आ सकते हैं नायब सैनी। हरियाणा में बीजेपी की शानदार प्रदर्शन पर सीएम सैनी ने जताया जनता का आभार। कहा, मोदी जी की मेहनत आह्वान को जनता ने समझा, जनता को करता हूं प्रणाम। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में रुझानों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस गठबंधन जीत की ओर अग्रसर। फारूक अब्दुल्ला बोले, उमर अब्दुल्ला होंगे जम्मू कश्मीर के सीएम, कांग्रेस से भी होगी बात। हरियाणा जुलाना विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विनेश फोगाट की बड़ी जीत से गदगद रेसलर विनेश ने कहा, मैं हर क्षेत्र के लिए करूंगी काम। लगातार हम दोनों राज्यों के चुनावी रुझानों और नतीजों पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कमोबेश ये रुझान जो है नतीजों में अब तब्दील होने शुरू हो चुके हैं। सबसे अहम सवाल संजू जी आपसे ही है कि क्या इलेक्शन मैकेनिज्म में जो है ये जो बड़ा फैक्टर है वहां कांग्रेस मात खा गई या ओवर कॉन्फिडेंस था? ये देखिए, कांग्रेस पार्टी जो कह रही है, जो इशारों में कह रही है, उसका मतलब क्या है सारे लोग समझते हैं। लेकिन सच बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं चूक गई। भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के सामने जब वो खड़ी होती है तो उसको उससे तेज और ज़्यादा मजबूत रणनीति बनाने की जरूरत होती है। विपक्षी पार्टियां यहाँ भी आप देखेंगे, क्या थोड़ा सा जो फ्री हैंड हुड्डा को दिया गया उसका नुकसान हुआ? क्योंकि ये चर्चा लगातार थी कि राहुल गांधी चाहते थे कि आम आदमी पार्टी से अलायंस हो, कुछ रीजनल प्लेयर्स को भी साथ लाया जाए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट में थे कि वो अकेले ही हरा लेंगे। लगभग 20-25 से ज़्यादा विधायकों को पूरा दोबारा रिपीट करना, पूरा फ्री हैंड दे देना हुड्डा साहब को, या फिर ऐन मौके पर जिस तरह से शैलजा ने एक अलग राह ठालनी थी, अशोक तंवर को शामिल करना, शैलजा का फिर अपना पैर पीछे खींच लेना। नहीं, वो शैलजा वाला फैक्टर था क्या कि कांग्रेस, वो कुमारी शैलजा मुख्यमंत्री बनना चाह रही होंगी तो बात हो सकती है, लेकिन कांग्रेस ने उसको बहुत ज्यादा दबाने की कोशिश नहीं की। क्या कांग्रेस चाह रही थी कि इसी बहाने दलित वोटर्स में एक उम्मीद जगे कि दलित मुख्यमंत्री हो सकता है? इस उम्मीद में कांग्रेस थी या कांग्रेस इस मतभेद को सुलझा नहीं पाई? देखिए, कई बार हम भारतीय जनता पार्टी की आलोचना करते हैं कि वहाँ पे सांसें फूल रही हैं, कोई कुछ बोल नहीं पाता है, एक व्यक्ति का चलता है या एक व्यक्ति जो चाहे वो कर ले। लेकिन सच बात यह है कि आप स्वतंत्रता के नाम पे अनुशासनहीनता नहीं कर सकते। आप कांग्रेस पार्टी में एक कमी ये रहती है मेरे समझ से कि कांग्रेस पार्टी त्वरित डिसीजन लेने में बहुत कतराती है, और जब तक वो डिसीजन लेती है तब तक बहुत कुछ नुकसान कर चुका होता है अपने ही लोग। ये बात बिल्कुल सही है कि बाकी अन्य पार्टी की अपेक्षा पार्टी में रहते हुए मुखर होने का जो दावा या फिर जो फैसिलिटी मिलती है भारतीय जनता पार्टी की अपेक्षा कांग्रेस में, वो ये बिल्कुल सही है। ये नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। हमने देखा पंजाब के मामले में देखा है, हमने राजस्थान के मामले में देखा, हमने ताज़ा उदाहरण, फिर इस इलेक्शन में भी ताज़ा उदाहरण यही है कि आपसी सिरफुटौल ही एक तरह से कहेंगे कि जिस तरह से सारे लोग अनुमान लगा रहे थे कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की स्थिति बेहतर है, सारे विश्लेषक अनुमान लगा रहे थे, कल तक आज तक भारतीय जनता पार्टी सुबह 9 बजे तक अनुमान लगा रहे थे कि कांग्रेस पार्टी यहाँ बढ़त में है। लेकिन ये सब कुछ उलट जाने के पीछे जब पीछे लौट के देखते हैं तो आपको लगता है या दिखाई देता है कि आपसी एक दूसरे के प्रति विश्वास न होना, एक रिजल्ट आने से पहले कुर्सी के लिए खींचतान, ये सब भी एक कारण महत्वपूर्ण रहा है। सरी साहब, क्या ये भी एक था कि लोकसभा के मुद्दे अलग थे, बल्कि कांग्रेस उन्हीं मुद्दों को विधानसभा में भी भुनाना चाहती थी जिनको वो विधानसभा में हरियाणा में भुना चुकी थी? नहीं, देखिए, हमने पीछे जितने भी चुनाव हुए हमने ये देखा कि लोकसभा और विधानसभा बिल्कुल अलग अलग तरह का चुनाव होता है। जैसे दिल्ली के अंदर 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती है, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो वो हार जाती है, 3 बार हार जाती है। इस तरह से जो स्टेट के मुद्दे हैं वो अलग तरह के हैं, और जब देश का मुद्दा आता है तो देश के अंदर एक पार्टी को देखा जाता है और लीडरशिप को देखा जाता है और बड़ी सारी चीजें देखी जाती हैं। लेकिन जहां तक कांग्रेस पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी को बहुत 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 पार्टी के अंदर डिसिप्लिन लाने की आवश्यकता है, स्ट्रेटेजी बनाने की आवश्यकता है, प्लानिंग बनाने की आवश्यकता है, और एक डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन को न्यू लीडरशिप की जरूरत क्यों नहीं है? मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा हूं, हरियाणा की बात कर रहा हूं। केंद्र को लेकर भी बीजेपी सवाल उठा रही है, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की उम्र 77 साल है। नायब सिंह सैनी कंपेरेटिवली भी बहुत ज्यादा यंग है, अंडर 50 होंगे।
खट्टर एजेड थे, लेकिन वो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से काफी कम एज के थे। ये कितना बड़ा फैक्टर होता है? नहीं, ये देखिए, ऐसे तो मोदी जी भी 75 साल के लेकिन वो हो गए करके दे रहे हैं ना। वो एज फैक्टर, लेकिन वो जिता के दे रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप हारते हैं तो सवाल उठते हैं, जीतने पे सवाल नहीं उठता है। मैं आपको बताऊं, जो भारतीय राजनीति या देश को चलाने के लिए या स्टेट को चलाने के लिए एक कॉम्बिनेशन होता है, एक यंग लीडर का और एक मैच्योर्ड जो उम्र दराज लोग हैं, उन सबका एक समावेश होता है। उसके साथ मेरा सवाल इसके साथ एक ये भी था कि बीजेपी में न्यू जनरेशन लगातार बन रही है। नायब सिंह सैनी को उठा के अगर उन्होंने बना दिया तो उनके पास उस लेवल की लीडरशिप थी। अब भूपेंद्र हुड्डा के बाद दीपेंद्र हुड्डा की ही बारी थी या काउंट किया जा रहा था, या कुमारी सैलजा की भी बारी थी जिनको विधानसभा चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। नहीं, मैंने जैसे पहले कहा, जैसे पंजाब के अंदर भी बहुत सारी लीडरशिप उठ के आ गई थी, सारे सीएमशिप के दावेदार थे, चाहे सिद्धू साहब हो या बहुत सारे लोग थे। उसका पार्टी को नुकसान पड़ा और उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसा बड़ा नेता खो दिया। वो पार्टी का एक बहुत बड़ा लॉस था। तो ये लॉस बीजेपी में क्यों नहीं? अनिल विज जब कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, वो डिसिप्लिन के साथ इस बात को रखते हैं। वो कहते हैं अगर पार्टी जिम्मेदारी देगी तो मैं मुख्यमंत्री बनना चाहूंगा। देखिए, अब उससे क्या है कि जनता में उनके अपने वोटर में तो मैसेज चला गया कि हो सकता है बड़ी जिम्मेदारी मिली। आप बिल्कुल ठीक। कुमारी सैलजा वाले मामले में ये नहीं हुआ, वहां फिर मतभेद का जिक्र हो जाता है। उसका देखिए, उसका कोर रीजन क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस समय 10 साल से देश के ऊपर राज कर रही है और उसके पास एक सीएम के अलावा बहुत सारे ऑप्शंस हैं। वो आपको कहीं पे भी कुछ भी बना सकते हैं। बड़ी सारी कमेटियां हैं, चेयरमैन हैं, डायरेक्टर हैं, बहुत सारी चीजें हैं और तरह के कई बेनिफिट दे देती है पार्टी। और पार्टी के पास, जो पार्टी का जो नेता है, उसके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर वो देखे भारतीय राजनीति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कंपैरिजन में कांग्रेस पार्टी में जाके, उसका राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा। अब हमने पीछे देखा कि कांग्रेस के कितने बड़े बड़े नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पास ले लिए। भारतीय जनता पार्टी की एक खूबसूरती मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां वो ये देखती है कि ये व्यक्ति हमारे काम का है, उसको वो किसी भी पार्टी से अपनी पार्टी के अंदर ले आती है। चाहे कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, चाहे गुलाम नबी आजाद हो, बहुत लंबी फहरिस्त है। अभी राधिका खेड़ा, चुनाव में तो कांग्रेस से भी किया, बहुत सारे लोग, अशोक तंवर गए, कई सारे लीडर्स ने ज्वाइन किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाती और जो पार्टियां एक्सपेंशन की तरफ नहीं जाती। नहीं, उसमें बड़ा फैक्टर देखिए, ब्रिजेंद्र सिंह पहुंचे, चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे दोनों ने ज्वाइन की कांग्रेस। अशोक तंवर गए, ये बड़े लीडर्स रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लिए किसी जमाने में। ये हमने देखा। अशोक तंवर क्यों गए? नैरेटिव में गए वो। मैं आपको बता रहा हूं, अशोक तंवर इसलिए गए कि पूरे देश के अंदर हरियाणा के चुनाव के ऊपर यह तय था कि कांग्रेस पार्टी यहां पे जीतेगी। चाहे टीवी चैनल्स हो, चाहे विश्लेषक हो, चाहे इवन भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, वो उनसे सबसे बात हुई, हमारी कई लोगों से बात हुई है बहुत लंबे लेवल पे। वो कहते जी नहीं, हरियाणा में तो कांग्रेस आएगी। और जीती हुई एक स्टेट अगर कांग्रेस पार्टी हार जाती है तो उसको निश्चित रूप से आत्मंथन करने की आवश्यकता है कि आगे जहां पे उनका इतना बड़ा चांस नहीं है, उनको वहां बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। राकेश जी, सबसे अहम सवाल ये भी है कि क्या ये नैरेटिव था या सिर्फ हवा थी? और क्या ऐसा तो नहीं था कि जो लोग वोकल थे वो भले कांग्रेस का साथ दे रहे थे, लेकिन वो बंदा जो अपना नौकरी करके घर जा रहा है, खेती किसानी कर रहा है, जिसके पास न टीवी पे आने का टाइम है, न यूट्यूब पे आने का टाइम है, ना ही सर्वे एजेंसी से बात करने का टाइम है, वो बंदा, एक आम नागरिक जो है, उसका पक्ष अभी भी बीजेपी के साथ था। एक वोट बैंक जो बीजेपी का था वो अभी भी बना हुआ है। एक सिरा ये सवाल का। दूसरा ये है कि क्या जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकसभा चुनाव में 5 सीटें हराकर बीजेपी को उसको थोड़ा कम भी कर दिया गया, इस वजह से एंटी इनकम्बेंसी वाला फैक्टर भी कम हुआ विधानसभा चुनाव में? आपने बहुत अच्छा प्रसंग उठाया है। देखिए, जो मेरा अपना अनुभव है, जिस राज्य में प्रभावशाली जाति आक्रामक तरीके से जब एकजुट होती है, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को होता है और ये हुआ। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि जैसे यादव और मुस्लिम समाज आक्रामक तरीके से एक हुआ तो बाकी सारी जातियां भारतीय जनता पार्टी के पीछे खड़ी हो जाती हैं। उसका कारण ये है कि उनको ये लगता है कि हमें सुरक्षा और संरक्षा। ठीक है। यूपी का इलेक्शन जो है उसका एक कमोबेश एक रिफ्लेक्शन हमने हरियाणा में भी देखा। जी आयुष जी, मेरा ये कहना था कि जिन राज्यों में प्रभावशाली समाज जब भी आक्रोशित तरीके से लामबंद हुआ है, उसका भारतीय जनता पार्टी को लाभ हुआ। ये उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दिया, ये बिहार में भी दिखाई दिया। और इसी तरीके से जो आप वोकल की बात कर रहे थे,
हरियाणा में भी उसी तरह से जाटों का एक समूह वोकल था और वो ये बार बार कह रहा था कि इस बार हुड्डा बनेंगे और हुड्डा के बनने के बाद देखिएगा कि हम क्या करेंगे। तो ये जो एक माहौल है ना, तो हम फिर 36 बिरादरी में जब एक बिरादरी को देखते हैं तो 35 बिरादरी कहीं ना कहीं ये असुरक्षित महसूस करती है और उसको लगता है कि हमें एक संरक्षक चाहिए। जहां तक रणनीति की बात है, ठीक है, चुनाव हारने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सिर पे ठीकरा फोड़ा जाएगा, लेकिन वास्तविकता ये है कि कांग्रेस की तरफ से यदि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ्री हैंड नहीं किया जाता तो क्या आप 30 का आंकड़ा पार कर पाते? फिर आप शैलजा जी को काउंटर करने के लिए 2 दिन पहले अशोक तंवर जी को लाते हैं। तो रणनीतिक तरीके से कोई चूक नहीं थी कांग्रेस की, चूक वहां पे हुई कि वह मतदाताओं के मन को नहीं भा पाई। और विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से समर्थन मिला है उससे ये साफ हो रहा है कि लोकसभा चुनाव में वहां के मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी से 5 सीटें कम करने का अफसोस भी महसूस किया और वो इसका खाना पूर्ति ये विधानसभा चुनाव में। आकाश यादव जी, जो सबसे चैलेंजिंग इलेक्शन लग रहा था दोनों लिहाज से, हरियाणा के लिए भी और जम्मू कश्मीर के लिए, उन दोनों इलेक्शंस, दोनों राज्यों में बीजेपी ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दे दी है, एक 49 और एक में जो आंकड़ा हम देख पा रहे हैं 29 तक का जम्मू कश्मीर में। क्या रीजंस आप मानते हैं बीजेपी की इस कामयाबी का? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, हरियाणा को लेके जो मैं देख रहा हूँ, अभी मैं चुनाव आयोग का भी ये वेबसाइट देख रहा था, तो उसमें ऐसा पता चला है कि कांग्रेस के ही जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो गए थे, जो कांग्रेस से ही फूट के ये हुए थे, उन्होंने एक बड़े पैमाने पे वोट कहीं ना कहीं बाइफरगेट किए। उसका बेनिफिट 10-15 सीटों पे भाजपा को हुआ। और आज भी जो सीटें हमने हासिल की है, देखिए सबका अनुमान तो 50-52 तक ही था, बाकी हाइपरबोलिक लैंडस्लाइड ये होगी, विक्ट्री होगी, एग्जिट पोल अलग अलग बातें कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस का अपना अनुमान ये था कि 50 से 52 सीट हमको मिल सकती है। उसके अंदर कम से कम 12 से 14 सीटें हमारे ही लोगों ने नुकसान किया, ये प्राथमिक तौर पे मुझे दिख रही है। दूसरी बात, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अलायंस में थे और हम वहाँ सभी मैं लोगों को कहना चाहूंगा कि हम वहाँ जीते हैं, हम सरकार बनाने जा रहे हैं। तो आप कांग्रेस को पूरी तरीके से हार के लिए ये करना नहीं। आकाश जी, सवाल मेरा वही था, आपने 32 में से सिर्फ 6 सीटें जीती हैं, आप सरकार में जरूर हिस्सेदार हैं, लेकिन अब आपके एजेंडे पर योजनाएं उतनी नहीं बनेंगी जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी। जैसे हरियाणा में हमने देखा कि जेजेपी सरकार के हिस्सेदार जरूर थी, लेकिन बाई एंड लार्ज बीजेपी की विचारधारा, बीजेपी के फैसले को बीजेपी की सरकार लागू करवाने में कामयाब रही। वही होगा जम्मू कश्मीर में भी, क्योंकि 40-42 सीटें उनकी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हैं। देखिए, 370 धारा हो, बाकी की बातें हो, कहीं ना कहीं केंद्रीय यंत्रणा पूरी तरीके से जम्मू कश्मीर में विफल रही थी। वहां के जो लोकल इश्यूज थे, फार्मर्स के इश्यूज थे, टूरिज्म को बढ़ावा देने के इश्यूज थे, वहां बीजेपी चुकी थी। उसी का फायदा भले ही आप जातिगत या धर्म के आधार पर आप देख रहे हैं घाटी और जम्मू का, ये मैं वो नहीं मानता। ओवरऑल जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये एक मुद्दे थे जो डेवलपमेंट के इश्यूज थे, वहाँ के आवाम के इश्यूज थे। वो आवाम के इश्यूज को भाजपा कहीं ना कहीं एक आशा वहाँ उनको दिखाने में जम्मू में कामयाब रही, लेकिन घाटी के अंदर पूरी तरीके से पीडीपी भी वहाँ परास्त हुई। और दूसरा, आकाश जी, किसी टेक्निकल इश्यू की वजह से आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, थोड़ा सा जिस तरीके से हाँ, बोलिए बोलिए अरविंद जी, आ रहा हूं मैं। हाँ, आकाश जी बोलिए। बीजेपी ने घाटी के अंदर, कश्मीर के अंदर खास करके जो इंडिपेंडेंट लोग खड़े किए, वो लोगों को अपनी ताकत दी, उससे ज्यादा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ। कहीं ना कहीं वहां की जनता ठीक है, मेरे पास वक्त थोड़ा सा कम है। अरविंद जी, लेकिन क्या ये संदेश नहीं जा रहा है कि बीजेपी के साथ जो अलायंस करेगा उसका नुकसान हो जाएगा? जेजेपी का खामियाजा हम देख रहे हैं कि स्थिति क्या है, एक अपनी सीट नहीं बचा पाए उचाना कला। दुष्यंत, पीडीपी की स्थिति आप देखिए, सबसे बड़े दल से सबसे छोटा प्लेयर हो चुका है। देखिए, ये आरोप तब लगता जब हम और वो दोनों मिलकर चुनाव लड़े होते और उनको सीटें कम आई होती। 6 महीने पहले ही अलग हो गए थे, हमसे असहमत ही जाता आया था, हमारा विरोध करते हुए उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो ये ठिकरा हमारे ऊपर नहीं फोड़ा जा सकता है। उल्टा ये कहा जाएगा कि चूंकि उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ा, बीजेपी से बाहर गए, इसलिए दुष्परिणाम भुगतना पड़ा है। नंबर 1। दूसरी, मैं एक बात कहूंगा, कांग्रेस के यहाँ जो प्रवक्ता बैठे हैं, जितनी ईमानदारी से विश्लेषण किया आपने संगठन के बारे में, उतना मैं ऑनेस्टली कहता हूँ, उतना बहुत कम लोग कहते हैं। उतना कांग्रेस के पक्ष में बोलने वाले विश्लेषक भी नहीं कहते हैं जितनी खरी खरी बात कही।
एक नेतृत्व की बात कोई कर रहा था कि नेतृत्व तो वो अच्छा वो होता है जो सही समय पे सही डिसीजन ले। देखिए, नेतृत्व विकसित करने के लिए अनुभव और घिसाई बहुत जरूरत होती है। आपका फादर प्रधानमंत्री हैं, इसलिए आपके हाथ में नेतृत्व आएगा और सारे डिसीजन आप ही लेंगे और आप बेहतरीन डिसीजन लेंगे। इस आधार पे किसी पार्टी का नेतृत्व किसी को व्यक्ति नहीं तो को ये दिया अरविंद जी, जाएगा। ये तो तब होता ना जब हमेशा ये जब संभावना- जब दिल्ली से राहुल गांधी अपने फैसले लागू करवा लेते, बल्कि हरियाणा में होता उल्टा है। कहा जा रहा है कि यहाँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो चाहा वो हुआ, बजाय कि आला कमान। नहीं, इसका मैं एक लाइन में जवाब देता हूं। जैसा केंद्रित नेतृत्व होता है वैसे ही परिलक्षित होता है राज्यों में। यदि ऊपर ढीला ढाला नेतृत्व है तो राज्यों में भी ढीला ढाला रहेगा। ऊपर अनुशासन नहीं है तो नीचे भी अनुशासन नहीं रहेगा। मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस को बहुत आत्ममंथन करना चाहिए और सोचना ठीक है, चाहिए ठीक है, कि मेरे पास वक्त कम 140 है, वर्ष वक्त थोड़ा सा कम है। संजीव जी, क्या ये नैरेटिव जो बना था कि बीजेपी कमजोर हो रही है, वो नैरेटिव टूटेगा या अभी महाराष्ट्र और झारखंड के इलेक्शन, फिर दिल्ली और बिहार भी ये डिसाइड करेंगे कि नैरेटिव बनेगा क्या नया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए हरियाणा का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण और बेहद खास था। भारतीय जनता पार्टी इस बात को समझती थी कि यदि यहाँ पे वो लूज कर रही है इस इलेक्शन को, तो फिर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, बिहार हो, झारखंड हो, उन तमाम जगहों पे, तमाम स्टेट में उसके नतीजे बदलने वाले हैं या उस पर प्रभाव पड़ने वाले थे। और यहाँ तक कि केंद्र पर भी इसका असर पड़ता, क्योंकि केंद्र में नीतीश कुमार जैसे उनके साथी हैं जो बिहार में इलेक्शन के बाद में सबको ही अपने अपने तरीके से वजन लगाने लगता है। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए ये उन सब चीज़ों से निकलने के लिए इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और ये हरियाणा में सफलता भारतीय जनता पार्टी के उन सारे मुश्किलों को आसान करता हुआ आज दिखाई दे रहा है। भारतीय जनता पार्टी में ऊर्जा भी साथ साथ आएगी इससे और कांग्रेस पार्टी भी कम से कम आत्ममंथन करके दोबारा जिन गलतियों को यहाँ पे दोहराई है, यदि आगे ना दोहराए तो वो बेहतर। अलायंस पार्टनर कितने मजबूत और कितने अहम हो जाते हैं सिटी साहब? देखिए, बहुत बार्गेन में क्या असर हम आगे इलेक्शंस पे देखें? नहीं, देखिए, अलायंस पार्टनर का बहुत बड़ा रोल रहता है एक पार्टी के अंदर। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने अपने अलायंस में अगर वो आम आदमी पार्टी को कुछ सीटें दे देती या मुलायम सिंह यादव सपा, उनके बेटे को सीटें दे देती तो एक जाट वोट का उनको एक बेनिफिट मिलता और आम आदमी पार्टी की भी लीडरशिप वहाँ पे काम करती है उनके लिए, तो डेफिनेटली उनको उसका बेनिफिट मिलता। लेकिन वो उनका समावेश हो नहीं पाया। अगर अलायंस पार्टनर होते हैं तो वो कुछ ना कुछ बेनिफिट करके जाते हैं और वो कोई ज़्यादा बड़ी सीटें मांग नहीं रहे थे, चाहे अखिलेश यादव हो या आम आदमी पार्टी हो। अगर इनको साथ में लिया जाता तो शायद नतीजे कुछ और होते। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नतीजे फिलहाल लगातार सामने आ रहे हैं।